रामगढ़ गांव में राजू और पप्पू नाम के दो जिगरी दोस्त रहते थे। राजू का हमेशा से मानना था कि गरीबों की मदद करना और उनका भला करना सबसे बड़ा धर्म है। उसके दिल में दया और परोपकार की भावना कूट कूट कर भरी थी। वो मानता था कि किसी का भी बुरा करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि नेक काम का फल हमेशा अच्छा ही होता है। वहीं उसका दोस्त पप्पू इन सब बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था। वो बड़ा ही स्वार्थी और लालची किस्म का आदमी था। उसे लगता था कि दुनिया में अपना फायदा ही सबसे ऊपर है और दूसरे की मदद करना सिर्फ बेवकूफी है। वो अक्सर राजू की इस आदत पर हंसता था। एक दिन की बात है, गर्मी का मौसम था और गांव के चौपाल पर पीपल के पेड़ के नीचे कुछ लोग बैठे गप्पे मार रहे थे। राजू और पप्पू भी वहीं बैठे थे। अरे ओ मेरे प्यारे दोस्त राजू, अरे तुम जितनी कमाई दूसरों की भलाई में लगा देते हो ना, एक दिन बड़ा नुकसान उठाओगे। देखना तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, तुम हाथ मलते रह जाओगे। समझ में आ रहा है? अरे पप्पू, क्या तुमने वो कहावत नहीं सुनी कि कर भला तो हो भला? अगर मैं किसी का बुरा नहीं करता तो मेरे साथ बुरा क्यों होगा भाई? ऊपर वाला सब देखता है। अगर तुम किसी की मदद करते हो तो उसका आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहता है। याद रखना पप्पू, तुम अगर किसी मजबूर गरीब की मदद करोगे तो वो लौट कर तुम्हारे पास ही आएगा, किसी न किसी रूप में। ओहो, अच्छा, वही लौटकर तुम्हारे पास आएगा। अरे मेरे भाई, ये सारी बातें ना बुजुर्गों के मुंह से अच्छी लगती हैं जब वो अपने पोते पोतियों को कहानी सुनाते हैं। आजकल की दुनिया में ये सब नहीं चलता। देखो, मैं आज भी कहता हूं कि तुम्हारी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी होती है। हरे भरे खेत देखकर मन खुश हो जाता है, लेकिन तुम उसे बेचकर आधी से ज्यादा पैसे यूं ही बर्बाद कर देते हो। तुम्हारे अंदर भलाई करने का कीड़ा जो है वो तुम्हें चैन से नहीं बैठने देता। पप्पू की बात सुनकर राजू कुछ नहीं बोला। उसने सिर हिलाया और चुपचाप अपने घर की तरफ चल दिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि पप्पू भीतर ही भीतर उससे कितनी ईर्ष्या करता था। पप्पू के मन में राजू के प्रति गहरी जलन थी, क्योंकि राजू की हर जगह तारीफ होती थी और लोग उसे सम्मान देते थे, जबकि पप्पू को कोई पूछता तक नहीं था। एक तो इसकी फसल सबसे अच्छी होती है और ऊपर से यह गांव में भलाई का ढिंढोरा पीटता रहता है, जिससे लोग इसे सम्मान देते हैं, जबकि मुझे कोई नहीं पूछता। अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। एक तो यह मेरी एक भी नहीं सुनता है। अब मैं भी बताता हूं कि मैं कौन हूं। ये सब सोचकर पप्पू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कुछ देर बाद वो भी अपने घर चला गया। पप्पू को इतना क्रोध से भरा देखकर उसकी पत्नी शोभा ने, जो घर के काम में लगी थी, चिंता से पूछा, क्या बात है, आपके चेहरे पर गुस्सा क्यों झलक रहा है? सब ठीक तो है ना? अरे क्या बताऊं भाग्यवान, यह जो कुछ भी है ना, सब अपने मित्र राजू की वजह से है। उसने नाक में दम कर रखा है। मैं कुछ समझ ही नहीं, क्या हो गया ऐसा? अरे शोभा, तुम तो जानती हो कि राजू की फसल गांव में सबसे अच्छी होती है, सोने जैसी चमकती है, और वह फसल बेचकर आधे से ज्यादा धन दिखावे के लिए लोगों की भलाई में लगा देता है, जिससे गांव के लोग कितना उसका सम्मान करते हैं। हर कोई उसी का नाम जपता है। और मेरा क्या? अरे मेरा तो बिल्कुल भी नहीं करते लोग, पूछते तक नहीं मुझे। जल भुन जाता हूं मैं अंदर से, मेरा खून खौल जाता है उसे देखकर। अरे काश कि ऐसा हो जाता कि राजू की उपजाऊ जमीन उससे छिन जाती तो उस दिखावेबाज की अक्ल ठिकाने आ जाती। तब समझ में आता उसे असली दुनिया क्या है। अच्छा, तो ये बात है। इसके लिए तो आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। अरे मैं कुछ समझा नहीं, क्या बोल रही हो तुम? ए जी, तुम्हारा मित्र जमींदार है। जमींदार के पास बैठकर भी तुम्हारे अंदर कुछ बुद्धि नहीं आई। इतने दिनों से उसके साथ उठते बैठते हो, लेकिन दिमाग नहीं चला पाए। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अपने मित्र राजू को जमींदार से कर्ज लेने के लिए उकसाओ। क्या? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना शोभा? राजू के पास उपजाऊ जमीन है, धन है, आखिर वो मेरे कहने पर जमींदार से कर्ज क्यों लेगा? वो तो कभी कर्ज लेता ही नहीं। तभी उसकी पत्नी ने राजू को कुछ तरकीब बताई। अरे वाह शोभा,
वास्तव में पहले तुम्हारे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। वाह क्या बात है, बीवी हो तो ऐसी। तुमने तो मेरी सारी चिंता ही दूर कर दी। पप्पू सीधा गांव के जमींदार के पास पहुंचा। जमींदार गांव का सबसे रसूखदार आदमी था। उसकी बात कोई नहीं टालता था, लेकिन पप्पू उसका खास आदमी था। नमस्ते जमींदार जी। जमींदार जी, इस गांव की हर जमीन पर लगभग आपका ही कब्जा है, सिवाय कुछ लोगों को छोड़कर, जैसे कि मेरा मित्र राजू की जमीन। भाई, मैं आपको बता रहा हूं कि वो बहुत ही उपजाऊ जमीन है, इतनी अच्छी फसल देती है कि पूछो मत। आप उसकी जमीन पर कब्जा क्यों नहीं कर लेते? इतने दिनों से उसे यूं ही छोड़ा हुआ है। अरे पप्पू, कब्जा ऐसे ही थोड़ी ना कर लिया जाता है। उसके लिए पहले योजना बनानी पड़ जाती है, चालें चलनी पड़ती हैं। परंतु राजू तो तुम्हारा मित्र है, फिर तुम क्यों चाहते हो कि मैं उसके खेत पर कब्जा कर लूं? दोस्ती में ऐसी बातें शोभा नहीं देती। क्योंकि मुझे राजू का भलाई का दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो सिर्फ लोगों की नजरों में अच्छा बनना चाहता है, असल में वो बड़ा ही चालाक है। सुनो, देखो जमींदार, मेरे पास एक ऐसी योजना है जिससे कि आप राजू की जमीन पर आसानी से कब्जा कर सकते हैं। वो बेचारा समझ भी नहीं पाएगा कि उसके साथ क्या हो गया। हाँ तो ठीक है, मैं भी राजू की जमीन पर कब्जा करने के दिन रात जो सपने देखता रहता हूँ, लगता है कि अब जल्द सच होने वाला है। उसकी जमीन पर मेरी भी बहुत दिनों से नजर है। चलो अब तुम मुझे जल्दी से बताओ कि योजना क्या है, कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो सुनो जमींदार, आप अपने किसी बूढ़े नौकर को राजू के घर पर भेज दीजिए, जिसे राजू ना जानता हो और ना कभी देखा हो। वो बूढ़ा इतना गरीब दिखे कि कोई उस पर शक ना कर सके। वह बूढ़ा राजू से अपनी बेटी का विवाह ना होने का दुखड़ा रोएगा और उससे धन मांगेगा, और वह इतना धन मांगेगा कि राजू के बस के बाहर की बात होगी। वो बेचारा अपनी सारी कमाई भी लगा देगा तो भी उतना पैसा नहीं दे पाएगा। अब मगर जैसा कि मैं राजू का स्वभाव जानता हूं, वह तो उस बूढ़े को मना करेगा नहीं। वो बड़ा ही दयालु है और मैं वहां पर मौजूद हूंगा, जैसे कि मैं भी उसकी मदद करने आया हूं, और मैं राजू को आपसे कर्ज लेने की सलाह दूंगा। बस एक बार राजू ने आपसे कर्ज ले लिया, उसके बाद तो उस कर्ज पर भारी ब्याज पर ब्याज लगाते रहना। और इस मामले में तो आपका कोई जवाब नहीं है। क्यों जमींदार साहब, सही कहा ना? आपका तो नाम ही इस काम में चलता है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे मान गए पप्पू, तुम्हारी खोपड़ी का जवाब नहीं भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। बस एक बार वो मुझसे कर्ज ले ले, फिर वो कभी उसे उतार नहीं पाएगा और वो खेत मेरा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी राजू के घर पर ही जा रहा हूँ, जैसे मैं उससे मिलने आया हूँ। आप किसी बूढ़े नौकर को भेज देना, और हाँ, ऐसे बूढ़े नौकर को भेजना जिसे राजू जानता ना हो। कोई नया आदमी को भेजना। ठीक है पप्पू, इसकी चिंता तुम मत करो, मैं अभी अपने सबसे भरोसेमंद बूढ़े नौकर को भेजता हूँ। कुछ ही देर में पप्पू राजू के घर पर चला गया और उससे बातों में लग गया। वे दोनों जैसे पुराने दोस्त हों, ऐसे बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद एक बूढ़ा व्यक्ति जो मैले कुचले कपड़ों में था और जिसकी आंखें सूजी हुई थीं, राजू के घर के दरवाजे पर आकर रोते हुए बोला, मैं दूसरे गांव से आया हूं बेटा। मैंने तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनी है कि तुम लोगों की भलाई का काम करते हो, लोगों की मदद करते हो, और मैं अभी बहुत समस्या में हूं। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई है। हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, बोलो तुम्हारी क्या समस्या है, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। बैठो बाबा। अरे बेटा, कल मेरी बिटिया का विवाह होना है, मगर आज मेरे घर पर चोरी हो गई। मैंने बिटिया के विवाह के लिए जितने भी गहने बनवाए थे, जो मेरी बेटी का सारा भविष्य थे, वे सब के सब चोरी हो गए बेटा। मैं महाराज के पास भी मदद मांगने गया था, परंतु महाराज कहाँ हम जैसे छोटे तुच्छ लोगों की मदद करते हैं। उन्होंने मुझे दुत्कार दिया, कोई मदद नहीं की। अब केवल एक ही रास्ता है, या तो तुम मेरी सहायता करो, या तो फिर मैं जाकर आत्महत्या कर लूं। मेरे बस का नहीं हो रहा कि अब कुछ और करूं बेटा, क्या करूं मैं बर्बाद हो गया। बाप रे, ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ बाबा। लेकिन बाबा, विवाह के लिए तो बहुत धन की आवश्यकता होगी, और मेरी तो अभी फसल भी नहीं कटी है। इतना सारा धन मैं कैसे और कहां से लाऊंगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा राजू, इतना पैसा तो अभी तुम्हारे पास नहीं होगा।
चलो अभी जमींदार जी के पास चलते हैं, वही हमारी मदद कर सकते हैं। बाबा आप यहीं रुको, मैं कुछ देर में वापस आता हूँ। चिंता मत करो, कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा। राजू पप्पू के साथ जमींदार की हवेली चला गया। जमींदार पहले से ही उनकी राह देख रहा था। राजू ने जमींदार को सारी बात बता दी, कैसे बूढ़े आदमी की बेटी की शादी है और चोरी हो गई है। राजू, मैं तुम्हें 1 महीने के लिए उतना धन तो दे सकता हूं जितना तुम मांग रहे हो। मुझे तुम्हारी भलाई की आदत पता है, मगर राजू 1 महीने के बाद मुझे मेरा धन वापस चाहिए। सीधी बात है। अगर 1 महीने से देरी की तो अच्छा नहीं होगा, ब्याज पर ब्याज लगता जाएगा। हाँ ठीक है जमींदार जी, आप चिंता मत करो। कुछ दिन बाद मेरी फसल कट जाएगी, उसके बाद आसानी से आपका सारा धन लौटा दूंगा। आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। राजू ने पैसे लिए और बूढ़े आदमी को देने के लिए चले जाते हैं। हाँ, अरे पप्पू ने बहुत ही अच्छी योजना बनाई है भाई। हमारा तो दिल खुश हो गया। मेरा धन भी मेरे पास वापस आ गया और राजू मेरा कर्जदार भी बन गया। वाह भाई वाह। समय ऐसे ही बीतता रहा। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। कुछ दिन बाद राजू अपनी फसल काटकर राज्य के बड़े बाजार में बेच आया। उसे अच्छी कीमत मिली और जमींदार का कर्ज चुकाने के लिए जमींदार की हवेली पर पहुंच गया। राजू बड़ा खुश था कि उसने समय पर कर्ज चुका दिया। अरे भाई, तुम जो धन मुझे वापस कर रहे हो वह तो बहुत कम है। अरे भैया, मुझे ब्याज भी चाहिए, ब्याज। तुम ये भूल गए क्या? क्या? लेकिन जमींदार जी, हमारे और तुम्हारे बीच ब्याज की बात तो हुई ही नहीं थी। बस ये था कि तुम मुझे पैसे दोगे और मैं 1 महीने बाद वापस कर दूंगा। इसमें ब्याज कहां से आ गया? ये तो सरासर धोखा है। वाह वाह वाह, ब्याज कहां से आ गया? तो क्या मैंने तुम्हें कर्ज देने का ठेका ले रखा था क्या? मुझे कीड़ा काट रहा था कि तुम्हें पैसा दूं? देख राजू, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे मेरा धन ब्याज के साथ वापस चाहिए, सूद समेत। 1-1 पाई हिसाब से चाहिए। ठीक है, बताइए आपका कितना ब्याज होता है, मैं आपका ब्याज भी लौटा दूंगा। बताइए। जमींदार ने राजू को इतना भारी ब्याज बताया कि राजू को चक्कर आने लगा। वो आंखें मलता रह गया। बाप रे, इतना भारी ब्याज! यह तो सरासर अन्याय है जमींदार। इतना भारी ब्याज तो मैं अपना खेत बेचकर भी नहीं चुका सकता। ये तो आपने मुझे लूटने की साजिश की है। अरे तो कौन कह रहा है खेत बेचो तुम? और तुम्हारा कौन सा खेत? कौन से खेत की बात कर रहे हो? कान खोलकर सुन लो राजू, तुम्हारा खेत अब तुम्हारा नहीं, मेरा हुआ। जब तक तुम मेरी रकम सूद समेत नहीं लौटा देते, तब तक तुम्हारे खेत पर मेरा कब्जा रहेगा। बस बात खत्म। अभी निकल जाओ यहां से। मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। क्या? ये तुम मेरे साथ सरासर धोखा कर रहे हो जमींदार। तुम देखना, इसकी शिकायत मैं महाराज से करूंगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अगले दिन राजू रामगढ़ राज्य के राजा रघुवीर के महल में पहुंच गया। राजा का दरबार भरा हुआ था। लोग अपनी समस्याओं के साथ बैठे थे। राजू ने किसी तरह अंदर जाकर राजा रघुवीर को साष्टांग प्रणाम किया और सारी घटना राजा रघुवीर को बताते हुए बोला, महाराज की जय हो। महाराज, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मेरी सहायता कीजिए, अन्यथा मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरा सब कुछ लुट गया। फिर राजू अपनी सारी बात राजा को बताता है, कैसे जमींदार ने छल से उसका खेत हड़प लिया। ये सब सुनकर राजा के माथे पर बल पड़ गए। हाँ, तुमने जो बताया उसे सुनकर तो मुझे भी क्रोध आ रहा है। ये तो सरासर गलत है, परंतु मैं जमींदार और तुम्हारे मित्र पप्पू को भी महल में बुलाऊंगा। पहले उनसे भी समझूंगा। न्याय दोनों पक्षों को सुनकर ही होता है। राजा ने अपने सिपाहियों को भेजा। कुछ देर बाद पप्पू और जमींदार राजा रघुवीर के सामने खड़े हुए थे। राजू ने मुझे बताया कि तुमने अपनी मर्जी से भारी ब्याज लगाकर राजू का खेत हड़प लिया। ये कहाँ का न्याय है? अरे रे, यह तो सरासर मेरे ऊपर झूठा आरोप है महाराज। अरे यह राजू झूठ बोल रहा है महाराज। ब्याज की बात करने के बाद ही मैंने इसे रकम दी थी। हमने पहले ही तय कर लिया था।
अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो आप पप्पू से पूछ लीजिए ना। पप्पू तो गवाह है, वो शुरू से ही सब जानता है। क्या यह सत्य है पप्पू? जी महाराज, जमींदार सच बोल रहा है। राजू ने पैसे लेने से पहले ब्याज के लिए हामी भरी थी। मैंने अपने कानों से सुना था। अरे तुम ये क्या कह रहे हो पप्पू? तुम मेरे मित्र हो, तुम झूठ बोल रहे हो। हमारे बीच कोई ब्याज की बात नहीं हुई थी। हाँ, सही तो कह रहा हूं राजू। भला मैं तुम्हारे लिए झूठ क्यों बोलने लगा? मुझे क्या मिलेगा झूठ बोलकर? वैसे भी मैं तुम्हारे गांव में झूठी प्रशंसा सुनकर तंग आ चुका हूं। लोग तुम्हें देवता मानते हैं, जबकि तुम सिर्फ ढोंग करते हो। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम यह बताओ। महाराज, सीधी बात यह है कि राजू एक झूठा व्यक्ति है। यह अपनी कमाई का आधा हिस्सा लोगों की भलाई के लिए दान कर देता है, ऐसा गांव के लोग समझते हैं। परंतु मैं जानता हूं महाराज कि यह सिर्फ दिखावे के लिए ऐसा करता है। हाँ, ताकि लोग आपको नहीं बल्कि इसे अपना राजा समझें। चालाक है यह महाराज, ये सिर्फ वाहवाही बटोरता है। नहीं महाराज, यह सरासर झूठ बोल रहा है महाराज। ऐसा कुछ नहीं है। मैं सच में लोगों की मदद करता हूं। तुम यह बताओ कि क्या यह सत्य है कि तुम अपनी कमाई का आधा हिस्सा लोगों की भलाई के लिए दान कर देते हो? जी महाराज, यह सत्य है। मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार लोगों की मदद करता हूं। अरे तो क्या तुम अपने आप को राजा हरिश्चंद्र समझते हो? अरे इस राज्य के राजा हम हैं कि तुम? लोगों की मदद करना हमारा कर्तव्य है कि तुम्हारा? तुमने हमारी इज्जत कम की है। महाराज, मैं जानता हूं कि राजू के पास अब कुछ नहीं बचा। वो जमीन मेरी हो चुकी है और वो कभी मेरी रकम ब्याज सहित लौटा नहीं सकता। यह तो आप देख ही चुके हैं। अब यह है कि मैं चाहता हूं कि आप स्वयं यह ऐलान कर दें कि आज से राजू का खेत मेरा हुआ। इसके बदले में मैं एक जमीन का छोटा टुकड़ा राजू को देने के लिए तैयार हूं, जिससे वह खेती करके अपना जीवन यापन कर सके। आखिर है तो बेचारा अपने गांव का ही ना। मुझे उस पर तरस आ रहा है। क्या रे, कहीं तुम उस छोटे से खेत के टुकड़े की बात तो नहीं कर रहे हो जो कि बंजर पड़ा हुआ है, जिस पर घास भी नहीं उगती? हाँ हाँ महाराज, वही। हाँ हाँ, राजू का खेत जमींदार का हुआ और जमींदार जो खेत का टुकड़ा राजू को दे रहा है वह राजू का हुआ। बस अब तुम सब यहां से जा सकते हो। जाओ, मेरा फैसला अंतिम है। राजू का दिल टूट गया। वो अपनी पत्नी रोशनी के पास गया, जो उसे देखकर रोने लगी। आखिर आपको लोगों की भलाई करके क्या मिला? हम तो सड़क पर आ गए, हमारा सब कुछ छिन गया। नहीं रोशनी, नहीं। मुझे अब भी उसी कहावत पर विश्वास है, कर भला तो हो भला। मुझे अब भी लगता है कि मैंने जो किया वो सही था। वो सब तो ठीक है, पर हमारा उपजाऊ खेत हमसे छिन गया। उस जमींदार ने हमसे छल करके अपना बंजर जमीन का टुकड़ा हमें दे दिया। क्या आप उस पर खेती कर पाएंगे? उस पर तो पत्थर हैं, एक घास भी नहीं उगती। मुझे जमींदार से कोई शिकायत नहीं है रोशनी। अरे वो तो नियत का मारा है ही, उसका स्वभाव ही ऐसा है। मुझे तो दुख इस बात का है, शिकायत इस बात की है कि मेरा मित्र, मैं नहीं समझ पाया कि मेरा मित्र ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगले दिन राजू जमींदार के दिए हुए बंजर खेत पर पहुंचा। खेत पत्थरों का ढेर था। राजू ने अपने फावड़े और कुदाल से जमीन को साफ करना शुरू किया। कड़ी धूप थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तभी राजू ने देखा कि बंजर जमीन के सामने घनी झाड़ियों में 2 सैनिक छुपकर बैठे हुए थे। वो बड़े ध्यान से कुछ बातें कर रहे थे। राजू दबे पांव उनके करीब चला गया और एक पेड़ के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगा। क्यों, तुमने योजना ठीक से तो बना ली है ना? कहीं ऐसा ना हो कि हम राजा के महल में पकड़े जाएं। अगर पकड़े गए तो हमारी खाल उतार ली जाएगी। अरे भाई, चिंता ना करो। राजा रघुवीर का महामंत्री हमसे मिला हुआ है। उसने पूरी व्यवस्था कर दी है। रात में हमें महल का मुख्य दरवाजा खुला मिलेगा। आज रात हम दोनों राजा रघुवीर की हत्या करके वापस आ जाएंगे। बस हो गया हमारा काम, फिर हमें कोई नहीं रोकेगा। इतना बोलकर वे दोनों सैनिक वहां से चले गए, अपने नापाक इरादों को अंजाम देने की तैयारी में। उनके जाते ही राजू अपने आप से बोला, अरे महाराज की जान तो खतरे में है। मुझे कुछ करना होगा। मुझे तुरंत राजमहल पहुंचना चाहिए। इतना बोलकर राजू दौड़ता हुआ राजमहल की ओर चला गया। उसकी सांस फूल रही थी।
लेकिन उसे महाराज की जान बचानी थी। राजमहल के बाहर उसकी नजर राजा रघुवीर के पुत्र राजकुमार वीर पर पड़ी। राजू दौड़ता हुआ राजकुमार वीर के पास पहुंचकर हाँफते हुए सारी घटना बताने लगा। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम्हें यकीन है? हाँ, मैंने अपने कानों से उन दोनों की बात सुनी थी। वो दोनों महाराज को मारने की योजना बना रहे थे और महामंत्री भी उनके साथ मिला हुआ है। राजू वापस अपने बंजर खेत पर लौटा। उसका मन शांत नहीं था। उसे लगा कि उसने महाराज की जान बचाकर अपना कर्तव्य पूरा किया है। अब उसे अपनी बंजर जमीन पर काम करना था। उसने कड़ी धूप में हल चलाने का प्रयास करना शुरू किया। पसीना उसकी आंखों से बह रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तभी राजू को ऐसा लगा जैसे कि धरती के अंदर कोई भारी वस्तु गढ़ी हुई है। उसका फावड़ा किसी चीज से टकराया था। राजू तुरंत फावड़ा से धरती को और गहराई से खोदने लगा। कुछ ही देर में राजू ने देखा कि जमीन के अंदर एक बहुत पुराना बड़ा संदूक दबा हुआ था। वो मिट्टी और धूल से ढका था। राजू ने जैसे ही उस संदूक को खोला तो उसकी आंखें आश्चर्य से फट गईं। उसकी सांसें रुक सी गईं। उस संदूक में सोने, हीरे, मोती जगमगा रहे थे। उनकी चमक से उसकी आंखें चौंधिया गईं। यह कोई मामूली संदूक नहीं था, बल्कि एक खजाना था। राजू उस बड़े से बक्से को किसी तरह लेकर अपने घर ले आया और सारी घटना अपनी पत्नी को बताने लगा। आप बिल्कुल सही कहते थे। कर भला तो हो भला। आपकी जो जमीन जमींदार ने हड़प ली है, अब तो आप उस जैसे सैकड़ों जमीन खरीद सकते हैं। ये तो ऊपर वाले ने हमें इनाम दिया है। मगर राजू नहीं जानता था कि उन दोनों की बातें बाहर पप्पू भी सुन रहा था। पप्पू, जिसकी नजर हमेशा राजू पर रहती थी, राजू के घर के पास से गुजर रहा था और उसने चोरी छिपे सब सुन लिया। पप्पू ने झांक कर देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। बाप रे, अरे ये तो फिर से बहुत ज्यादा धनवान हो गया। इसकी किस्मत तो देखो। मुझे ये बात तुरंत जमींदार को बतानी पड़ेगी। ये तो उसका खजाना है। पप्पू तुरंत जमींदार के पास चला गया और उसे सारी घटना बताते हुए बोला, जमींदार, तुमने जो बंजर खेत राजू को बड़े डींगे हाँकने के लिए राजा के सामने दे दिए थे ना, अरे उसी बंजर जमीन में एक बहुत भारी और पुराना संदूक निकला है और जिसमें सोने चांदी भरे हुए हैं। वो सारे सोने चांदी पर तो तुम्हारा अधिकार हुआ ना। वो जमीन पहले तुम्हारी थी। तुम यहाँ क्या बात कर रहे हो? अगर ऐसी बात है तो फिर मैं वो बक्सा राजू से वापस ले लूंगा। अरे वो तो मेरा हुआ भाई। मेरी जमीन का खजाना मेरा ही है। जमींदार पप्पू के साथ तुरंत राजू के घर पर चला गया और गुस्से से बोला, ए राजू, मुझे मेरा बक्सा वापस दो। वो सोने, चांदी, हीरे से भरा बक्सा मेरी बंजर जमीन पर निकला है। लाओ, मुझे वापस करो। ये सब मेरा है। बकवास बंद करो जमींदार। तुमने वह जमीन महाराज के सामने स्वयं मेरे नाम कर दी थी। अब उस जमीन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहा। उस जमीन से चाहे सोना निकले या मिट्टी, उस पर मेरा अधिकार है। सीधी सी बात है। अब ये मेरा है और मैं तुम्हें एक पाई भी नहीं दूंगा। इसके बाद जमींदार और पप्पू दौड़ते हुए राजमहल पहुंच गए। महाराज की जय हो। अरे महाराज, आपने राजू की जो उपजाऊ जमीन मेरे नाम की थी और मैंने उसे जो बंजर जमीन का टुकड़ा दिया था, उसमें एक बहुत पुराना सोने चांदी से भरा बक्सा गड़ा हुआ था जो राजू को मिला है और वो अभी उसे लौटाने से मना कर रहा है। ये तो अन्याय है महाराज। कुछ ही देर में राजू वहां पर आ जाता है और वह राजा रघुवीर के सामने खड़ा था। जमींदार बता रहा है कि तुम्हारी बंजर जमीन पर सोने, चांदी, हीरे, मोती का बक्सा निकला है, जबकि अब वह जमीन जमींदार की है। क्या यह सच है? जमींदार अब भी झूठ बोल रहा है महाराज। बक्सा जमींदार की बंजर जमीन से निकला है और आपने स्वयं ऐलान किया था कि आज से वह बंजर जमीन मेरी है, तो खजाना भी मेरा ही हुआ। तभी वहां पर राजकुमार वीर का आगमन होता है, जो राजू को देखकर बुरी तरह से चौंक पड़ा। अरे पिताजी, ये तो वही इंसान है जिसने आपकी जान बचाई है। तुम कहना क्या चाहते हो राजकुमार? पिताजी, कल रात के जो गुप्तचर पकड़े गए हैं, इनकी सूचना इसने ही दी थी। आस्तीन का सांप हमारा महामंत्री है, जो आपको मारना चाहता था। उसके बारे में भी इसी इंसान ने मुझे बताया था।
मैंने इसकी बात सुनकर तुरंत कार्यवाही की और महामंत्री सहित उन गुप्तचरों को पकड़ा। मैं जल्दबाजी में इसका नाम पूछना भी भूल गया था। मैंने इससे कहा भी था कि यह सूचना स्वयं महाराज को दे दे, वह तुम्हें इनाम देंगे, परंतु इसने मना कर दिया। पिताजी, ये बहुत नेक इंसान है। राजू, जब तुम्हें इतनी महत्वपूर्ण सूचना मिली थी तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? तुम तो चाहते तो इसके बदले में मुझसे बहुत सारा धन ले सकते थे, इनाम ले सकते थे। महाराज, मेरे पिता ने मुझे हमेशा एक ही बात सिखाई थी, कर भला तो हो भला। आपकी जान बचाना मेरा कर्तव्य था। सच्चा मनुष्य वही होता है जो भलाई के बदले कुछ भी नहीं लेता। मेरा धर्म मुझे यही सिखाता है। हाँ, इस इंसान की सच्चाई मुझे समझ में आ चुकी है और मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने इसके साथ कितना अन्याय किया। मैंने एक नेक इंसान का साथ छोड़ दिया। और हाँ, सीधी तरह से सच उगल दो तुम दोनों, जमींदार और पप्पू, नहीं तो तुम सबकी गर्दन तुम्हारे धड़ से अलग करवा दूंगा मैं। दोनों जमींदार और पप्पू पूरी तरह से घबरा गए। उनका रंग उड़ गया। वे थर थर कांपने लगे और सारी सच्चाई बता दी, कैसे उन्होंने राजू को फंसाने की साजिश रची थी। सैनिकों, इन दोनों को घसीटते हुए कारागार में डाल दो। ये राज्य के दुश्मन हैं, ले जाओ इन्हें यहां से। राजू, आज से तुम्हारा खेत तुम्हें वापस मिलता है और उस बंजर जमीन से निकला खजाना भी तुम्हारा ही है। तुम इस राज्य के सबसे नेक और सच्चे नागरिक हो। मैं तुम्हें इनाम के तौर पर और भी जमीनें दूंगा और तुम्हें अपने दरबार में सम्मान का पद दूंगा।